को इंक्लूड किया गया है। फाइनेंस कमीशन का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे आपके क्षितिज चंद्र निगोय। क्षितिज चंद्र निगोय जो कि पहले जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपका था, पहला वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बेसिक आपको जो ध्यान रखना है, फाइनेंस कमीशन, बेसिक आपका जो फाइनेंस कमीशन है उसके अगर हम लोग बात करते हैं चेयरमैन के लिए, हर साल ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपका, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो उनको ध्यान रखना है आपको। जैसे पहले थे आपके क्षितिज कुमार निगोय, ठीक है। जैसे अभी आपका एन आपका जो फर्स्ट जो एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो 14 फाइनेंस कमीशन चला है। 14 फाइनेंस कमीशन जिनको लीड किया गया था आपका वाई रेड्डी के द्वारा। 15 फाइनेंस कमीशन का टीम तैयार हो चुका है, जिसको आपका हेड करा जा रहा है नंद किशोर सिंह के द्वारा, एन के सिंह जिनको हम लोग जानते हैं। आर्टिकल बहुत बार पूछा जाता है आपका, आर्टिकल 280 कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आपका इंक्लूड किया गया है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 280 प्लस। जो आपका ये कब आया था, तो फाइनेंस कमीशन को बनाया गया था आपका 1951 में। 1951 जब पहला फाइनेंस कमीशन आपका तैयार हुआ था। और बेसिक फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा आपका, कि जो राज्य और केंद्र के बीच में जितने भी जो फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी टैक्सेस आपके कलेक्ट किए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा आपका सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपका। तो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग आपका। दूसरा 14 फाइनेंस कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, जो एट प्रेजेंट आपका चल रहा है, ठीक है। 14 फाइनेंस कमीशन जिसका टाइम ड्यूरेशन आपका है, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टाइम ड्यूरेशन आपका है अप्रैल 1 2015 टू 31 मार्च 2020 आपका, ठीक है। जिसको लीड किया गया है आपका वाई बी रेड्डी के द्वारा। वाई बी रेड्डी चेयरमैन थे इसके लिए आपका, और फॉर्म किया गया था 2 जनवरी 2013 में आपका, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा एक रिकमेंडेशन, एक मेजर रिकमेंडेशन जो आपकी आई थी, ठीक है, वो ये है आपका, द 14 फाइनेंस कमीशन हैड स्टेप्ड अप द शेयर ऑफ स्टेट इन नेट सेंट्रल टैक्सेस टू 42% फ्रॉम 32%, ठीक है। जो आपका जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस आपके कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आपका 14 फाइनेंस कमीशन से पहले जितने भी टैक्सेस आपके आते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस आपके कलेक्ट करते थे, उसका सिर्फ 32% ही वो आपका स्टेट गवर्नमेंट को आपका देता था। लेकिन अभी जो 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर आपका उन टैक्सेस को 10% से इंक्रीज करके आपका 42%, मतलब अगर 100 सपोज करो 100 करोड़ रुपीज़ अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसमें से 42 करोड़ रुपीज़ का पैसा दिया जाएगा किसको, आपका स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो कि पहले कितना होता था आपका 32%। तो 14 फाइनेंस कमीशन टाइमिंग आपका इस तरीके से, और लीड किया गया आपका वाई बी रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं करंट की आपका, तो एट प्रेजेंट जो आपका चल रहा है वो है आपका 15 फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग का जो टीम आपका तैयार किया गया है, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन जो कि इफेक्टिव होगा कब से आपका, अप्रैल 1 2020, 1 अप्रैल 2020 से ही आपका लगेगा। और इस जो 15 फाइनेंस कमीशन है इसको लीड किया जा रहा है आपका एन के सिंह या नंद किशोर सिंह के द्वारा, ठीक है। और कुछ परमानेंट मेंबर्स आपके जो 15 फाइनेंस कमीशन के अंडर आपके हैं, ठीक है। जैसे आपका शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई गवर्नर बने हैं अभी, अनूप सिंह, ठीक है, अशोक लहेरी, और आपका रमेश चंद, ये कुछ जो इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक एडवाइजर आपका, ठीक है, या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके अंदर जो डील करते हैं, तो उनको आपका कुछ परमानेंट मेंबर्स जो कि पार्ट होंगे किसके लिए, फाइनेंस कमीशन के लिए। तो 15 फाइनेंस कमीशन जो कि इफेक्टिव होगा आपका बाय अप्रैल 1 2020। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि हर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। जिसका चेयरमैन बनाया गया आपका नंद किशोर सिंह, एन के सिंह आपका, जो कि लीड करेंगे 15 फाइनेंस कमीशन को। टाइम ड्यूरेशन टोटल अगर हम लोग बात करें तो 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन आपका होता है, तो अप्रैल 1 2020 टू 31 मार्च 2025। जो फॉर्म किया गया था आपका नवंबर 27 2017 को आपका 15 फाइनेंस कमीशन का टीम डिक्लेयर किया गया था, और आपका कुछ परमानेंट मेंबर। तो बेसिक अगर हम लोग फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका जो इसका काम होगा आपका जो भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस आपके आते हैं उनका स्टेट और इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनको डिफाइन करना, प्लस आपका जो फाइनेंस कमीशन है ये आपका आता है आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फाइनेंस कमीशन को आपका डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 15 फाइनेंस कमीशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी
जैसे इफेक्टिव होगा आपका April 1 2020 से, तो आने वाले समय में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको नंद किशोर सिंह का नाम रखना है और याद रखना है, और प्लस कुछ आपके जो फुल टाइम मेंबर्स हैं आपके फाइनेंस कमीशन के लिए। नेक्स्ट आपका, अगर हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है बजट से रिलेटेड, वो है आपका FRBM कमेटी। FRBM की अगर हम लोग बात करते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक सेरेमनी समझाया था बजट का हलवा या स्टेजेस ऑफ बजट, ठीक है। जो बजट आपका होता है जनरली वो 5 स्टेजेस में आपका होता है, ठीक है। तो जो पहली स्टेज आपकी होती है ड्राफ्ट ऑफ बजट, जो बजट का ड्राफ्ट आपका प्रिपेयर किया जाता है एक टीम आपका, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। एट प्रेजेंट जो FRBM है, इसके जो चेयरमैन है वो भी आपका कौन है, NK सिंह, ठीक है। NK सिंह जो कि चेयरमैन है आपका किसके लिए, FRBM के लिए, ठीक है। नंद किशोर सिंह जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के भी चेयरमैन है, और प्लस जो FRBM जितना भी जो बजट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या जो बजट 2019 आएगा उसके लिए जो भी चीज़ें आपके डिसाइड होंगी सारे इस कमेटी के द्वारा। तो एक ड्राफ्ट कमेटी जिसको आपका हम लोग जानते हैं FRBM के नाम से, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, आपको फुल फॉर्म याद रखना है, प्लस आपका किसके द्वारा लीड किया गया, तो आपका NK सिंह के द्वारा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है आपका, उसको हम लोग जानते हैं आपका कंपोनेंट ऑफ बजट, ठीक है। बजट के घटक हम लोग इसे बोलते हैं बेसिकली। बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि आपका, जैसे अगर आप कभी भी बजट को पढ़ेंगे तो दो टाइप का बजट आपको मिलेगा। एक आपको मिलेगा रेवेन्यू बजट और दूसरा मिलेगा आपका कैपिटल बजट। अब ये जो रेवेन्यू बजट और आपका जो कैपिटल बजट के बीच में जो डिफरेंसेस आपके होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू बजट में क्या क्या चीज़ें आती है, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपका कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ पे खर्च होगा, कैपिटल में आपका बोरोविंग प्लस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उन सब चीज़ों का हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो एक चार्ट के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं आपका बेसिक। तो हम लोगों ने आपका लिया कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट के घटक दो तरीके से, आपका रेवेन्यू और आपका कैपिटल। रेवेन्यू बजट या राजस्व बजट हम लोग जिसे बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग आपका रेवेन्यू बजट को समझते हैं, राजस्व बजट को। रेवेन्यू बजट आपका दो पार्ट में आपका डिवाइड होगा, ठीक है। ए आपका रेवेन्यू इनकम और दूसरा आपका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका। अब रेवेन्यू इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम कहाँ से होती है, अगर हम लोग ये बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, तो दो सोर्सेज होते हैं आपके इनकम के। एक आपका टैक्स इनकम, टैक्स इनकम क्या होगा, इनकम फ्रॉम टैक्सेस, ऐसी आय जो आपको कर से प्राप्त हो रही है, ठीक है। कर आय हो जाएगी आपका। अब जो टैक्सेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं आपका, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उन्हीं को हम लोगों ने क्या बनाया, आपका GST बनाया। तो टैक्स रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम टैक्सेस, ऐसी आय जो कर से प्राप्त होती है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा दूसरा आपका, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर आय आपका, इनकम अदर देन टैक्सेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जो टैक्सेस के अलावा मिलती है। जैसे कुछ मेजर हट आपका, जैसे ग्रांट्स आपके, ठीक है, प्राप्तियां, फाइन और पेनल्टीज, डिविडेंड्स, जिनको हम लोग आपका नॉन टैक्स के अंडर आपका काउंट करते हैं, ठीक है। जो कि ऐसी इनकम है जो आपको टैक्सेस से नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे आपका किसी कंट्री के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको ग्रांट दिया गया। फाइन, पेनल्टीज, आप विदाउट सीट बेल्ट या विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहे थे, आपके ऊपर चालान हुआ, तो वो। डिविडेंड, ठीक है। जो डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, लाभांश इसको बोलते हैं हिंदी में, लाभ का अंश, ठीक है। जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटती है। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी कंपनीज के अंदर शेयर होल्डिंग रखती है, तो उन कंपनीज के द्वारा अगर आपका उस साल में डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तो वो अमाउंट आपका। दूसरा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी सरकारी कामकाज को चलाने पे व्यय, गवर्नमेंट स्कीम्स, आपका जो सरकारी सेवाएं दी जा रही हैं उनके ऊपर जो खर्च होगा, सब्सिडीज, जो सरकार आपको सब्सिडीज देती है उनके ऊपर जो खर्च होगा, वो क्या होगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या रेवेन्यू बजट आपका दो तरीके से, रेवेन्यू इनकम, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम टैक्सेस और इनकम अदर देन टैक्सेस आपका, ठीक है, दो तरीके से। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी सरकारी कामकाज पे जो व्यय आपका होता है। दूसरा कैपिटल बजट आपका, कैपिटल बजट भी दो तरीके से आपका रहेगा। पहला कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम क्या होगा आपका, कैपिटल इनकम इंक्लूड बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट, जितनी भी सरकार की आपकी बोरोविंग होती है, भारत सरकार जितना भी पैसा बोरो करती है आपका, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो अपनी कंट्री के अंदर बोरोइंग कर रहा है या फिर आउटसाइड द कंट्री आपका बोरो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका कैपिटल इनकम आपका। तो बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा
जो उधारी ली जाती है उसको हम लोग कैपिटल इनकम बोलते हैं। और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग परमानेंट एसेट, किसी भी स्थायी संपत्ति के निर्माण पे जो आपका व्यय होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है आपका, कि जिससे फ्यूचर में कुछ आपका गेन हो, कुछ प्रॉफिट हो। जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन बोला, एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग परमानेंट एसेट, जैसे आप कोई स्थायी संपत्ति पे आपका व्यय कर रहे हैं, जैसे आपने हाईवे बनाया, कोई डैम बनाया, कैनाल्स, पावर प्लांट या ब्रिज, ऐसा कोई भी अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो जैसे उससे जो फ्यूचर में अर्निंग हो, जैसे सपोज करो हम लोगों ने कोई डैम बनाया, तो उस डैम से आने वाले समय में जो अर्निंग होगी, ठीक है, हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी या इसके लिए, या कोई हाईवे बनाया तो उससे जो टोल टैक्स है इसके थ्रू जो अर्निंग आपकी हो रही है, तो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग इनको इंक्लूड करते हैं आपका एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग परमानेंट एसेट, स्थायी संपत्ति के निर्माण पर होने वाला व्यय आपका। अब अगर हम लोग बजट के कंपोनेंट्स में से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेजर मेजर चीज़ों को आपका उठाते हैं, तो जैसे कुछ चीज़ें आपको समझना है, ठीक है, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ये आपका एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, या बोरोइंग्स अदर्स को। तो फर्स्ट हम लोग आपका लेके चलते हैं, जो आपको समझना है डायरेक्ट टैक्सेस। आपका डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली प्रत्यक्ष कर हम लोग उनको बोलते हैं आपका। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जिनका बर्डन आप किसी तीसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब जिनका भार आपका किसी दूसरे के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, जिसने आपका इनकम जनरेट करा है उसी को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल आपका क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, जैसे इनकम टैक्स आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। जैसे एज ए इंडिविजुअल आपने पूरे साल भर में कुछ अर्निंग करी, जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, तो आपने सपोज करो पूरे साल भर में आपकी जो एनुअल सैलरी थी वो आपका 10 लाख रुपीज़ थी, तो उस 10 लाख रुपीज़ के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो भी आप ही को पे करना पड़ेगा, और उसको हम लोगों ने कैटेगराइज करा एज इनकम टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसको हम लोग निगम कर बोलते हैं। निगम कर क्या होता है आपका, बेसिकली कि आपका जैसे आप कोई XYZ कंपनी रन कर रहे हैं, तो आपने उस कंपनी से पूरा कितना प्रॉफिट अर्न करा है साल भर में, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको जो टैक्सेस पे करने हैं उसको आपका बोला गया कॉर्पोरेशन टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स आपका निगम कर जो कंपनीज के द्वारा पे किया जाता है, तो उस XYZ कंपनी के नाम पे ही वो टैक्स क्या होगा आपका, फाइल होगा क्वार्टरली बेसिस पे। इसके अलावा आपका वेल्थ टैक्स, धन कर आपका, संपत्ति कर हम लोग जिसे बोलते हैं, ठीक है, अभी वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था वेल्थ टैक्स आपका, कि जैसे आपने पूरे एज ए इंडिविजुअल आपने पूरे साल भर में कितना वेल्थ जनरेट करा। अब वेल्थ के अंदर क्या आएगा, जैसे ज्वेलरी आपका हो गया, या फिर आपका प्रॉपर्टी आपने खरीदा, कोई घर खरीदा, कार्स खरीदी, तो आपकी वेल्थ कितने से इंक्रीज हुई है। तो पहला जो स्टार्टिंग में होता था कि अगर आपकी वेल्थ पूरे साल भर में आपका मोर देन 30 लाख से ग्रो करती है, तो 30 लाख के ऊपर जितना होगा आपको 1% का वेल्थ टैक्स पे करना पड़ेगा। बाद में इसको आपका 50 लाख किया गया, कि अगर आपकी वेल्थ मोर देन 50 लाख होती है तो 50 लाख से जितना ज़्यादा होगा, सपोज करो आपकी वेल्थ पूरे साल भर में ग्रो करी आपका बाय 60 लाख, तो आप 50 लाख रुपीज़ क्या है आपका एग्जेम्प्टेड है, 50 लाख रुपए भारत सरकार ने आपको छूट दे दी है। ये जो रिमेनिंग 10 लाख है आपका, इसके ऊपर @2% आपको क्या पे करना पड़ता था, आपका वेल्थ टैक्स पे करना पड़ता था। अभी वेल्थ टैक्स को हटाया गया और इसके बदले में हम लोगों ने क्या लगाया, आपका सरचार्ज लगाया। इसके अलावा गिफ्ट टैक्स आपका, उपहार कर जिसको हम लोग बोलते हैं। गिफ्ट टैक्स क्या है जनरली, कि जैसे अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है आपका मोर देन 50 lakhs, आप कोई भी गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं जिसकी कीमत आपका 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो गिफ्ट टैक्स का क्लॉज होता है, अगर आपका गिफ्ट मोर देन 50 लाख है तो कम, सॉरी 50,000 अगर आपका है, मोर देन 50,000 करेक्ट करें इसको, गिफ्ट टैक्स आपका हमेशा काउंट होगा रुपीज मोर देन 50,000। अगर आपका गिफ्ट 51,000 का भी है तो कंप्लीट 51,000 के ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका 49,999 है तो आपका कोई भी गिफ्ट टैक्स पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। गिफ्ट टैक्स आपका बेसिकली इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे जो ब्लड रिलेशन में जो ट्रांसफर होते हैं गिफ्ट के, जैसे हस्बैंड ने अपने वाइफ को दिया या फिर ब्रदर ने सिस्टर को दिया, तो वहां पे आपका गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बेसिक अगर आप कोई जो भी रिसीवर होगा गिफ्ट का, अगर कोई 50,000 से ज़्यादा का, जैसे मैन ऑफ द मैच आपका हो गया, ठीक है, किसी प्लेयर को सपोज करो 5 लाख रुपीज़ का मैन ऑफ द मैच मिला, तो उसको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, @30% का आपका गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रोफेशन टैक्स आपका अगला, व्यवसाय कर हम लोग जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका लगाया जाता है प्रोफेशन टैक्स आपका।
प्रोफेशन टैक्स के अंदर क्या होता है आपका कि जैसे अगर आप अलग अलग व्यवसाय होता है, जैसे कोई आपका डॉक्टर है, कोई टीचर है, ठीक है, कोई आपका लॉयर है, तो ये जो प्रोफेशन वाइज आपके होते हैं, तो उन हर एक प्रोफेशन के ऊपर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 1% आपका 0.50% या अलग अलग टैक्स स्लैब आपके बनाए गए हैं। या कुछ स्टेट आपका कुछ, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर होंगे तो आपको एज अ टीचर भी अपना प्रोफेशन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो काउंट आपके होंगे। इसके अलावा अगला जो है आपका कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका पूंजी लाभ कर। कैपिटल गेन टैक्स क्या है, पूंजी लाभ कर क्या होगा आपका, दो तरीके से। पूंजी लाभ का मतलब बेसिक मतलब क्या है आपका, जैसे ये हमेशा किसके ऊपर लगता है आपका, सिक्योरिटीज के ऊपर। जनरली जो भी सिक्योरिटीज आपका जो प्रतिभूतियां आप लोग खरीदते बेचते हैं उनके ऊपर, जैसे सपोज करो आपने आपका 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे आपका एसबीआई के, ठीक है, और 6 महीने के बाद उनकी कीमत कितना हो गया आपका, 5 लाख रुपए हो गया। तो आपका कैपिटल गेन कितना का हो गया, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 5 लाख हो गया, तो 4 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, कैपिटल गेन आपका हो गया। तो इस 4 लाख रुपीज के ऊपर अब दो तरीके से ये टैक्स लगता है। अगर वो आपका शॉर्ट टर्म है तो आपका शॉर्ट टर्म लगता है आपका @ 15%, ठीक है, 15% के हिसाब से। अगर आपने जैसे खरीदा था तो 4 लाख के ऊपर 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। दूसरा, अगर ये डील लॉन्ग टर्म में हुई होती, आपने 5 साल पहले एक एसबीआई के शेयर खरीदे थे 1 लाख रुपए के और फिर बेचे 5 लाख के, 4 लाख का कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका लगेगा कितने से आपका, जो अभी इस लास्ट ईयर के बजट में आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, @ 10% आपका। तो शॉर्ट कैपिटल गेन जनरली किसके ऊपर होगा, जो भी आपका जो सिक्योरिटीज के ऊपर आपने शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, इनके ऊपर जो आपका टैक्सेस लगता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली आपका जो कि जो जिसके ऊपर लगा है वही उसको पे करेगा, या जिसको मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है वही उसको पे करेगा। इनकम टैक्स, आयकर, कॉर्पोरेशन टैक्स, आपका निगम कर, वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर, गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, प्रोफेशन टैक्स, व्यवसाय कर, कैपिटल गेन टैक्स और आपका पूंजी लाभ कर। तो ये कुछ आपका मेजर डायरेक्ट टैक्सेस हैं आपका। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं, अप्रत्यक्ष कर को अगर हम लोग देखते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली क्या होता है, जिनका बर्डन हम लोग किसी थर्ड पार्टी के ऊपर शिफ्ट करते हैं। थर्ड पार्टी कौन होगा, जो भी उस चीज़ का आपका कंज्यूमर होगा, ठीक है। तो जो कंज्यूमर होगा आपका, जो उपभोक्ता होगा, वो आपका पे करेगा क्या, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी की आपका तरह यहाँ पे डील करेगा, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी की तरह डील करेगा आपका, वो पे करेगा आपका इन टैक्सेस को। जैसे आपका आपने किसी रेस्टोरेंट के अंदर डिनर करा, ठीक है, तो आपका जो टोटल बिल आया 2000 रुपीज़ का, सपोज करो। अब इनकम किसकी हो रही है, रेस्टोरेंट वाले की 2000 रुपीज़, लेकिन उस 2000 रुपीज़ के ऊपर बिल किसको पे करना पड़ेगा, टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, एज ए सर्विस टैक्स आप कस्टमर को। तो इस तरीके से जो डीलिंग आपकी, इसमें आपका क्या होता है, जैसे कुछ मेजर आपका, जैसे कस्टम ड्यूटीज, आपका सीमा शुल्क कर इसको बोलते हैं आपका, जब कोई भी चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट होती है, तो वहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटीज पे करने पड़ेंगे, तो सीमा शुल्क कर। दूसरा, एक्साइज टैक्स आपका, उत्पादन कर, अगर आप जैसे कोई किसी ने कोई आपका प्रोड्यूसर जो उसने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करा तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सर्विस टैक्स, आप किसी भी सर्विस वाले इंडस्ट्री में, जैसे एजुकेशन है आपका, हेल्थ है, या आपका होटल्स एंड रेस्टोरेंट है, इनमें आपका जो टैक्स पे करना पड़ेगा। वेट आपका, वैल्यू एडेड टैक्स आपका, जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स के ऊपर आपका लगता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं उनकी वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्सेस आपका। सेल टैक्स, बिक्री कर आपका, ठीक है, जो सेल जितने भी जो सेल्स आपके होते हैं उनके ऊपर। एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, कि जैसे अगर आप कोई मूवी देखने के लिए गए तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है, या आप मैच देखने के लिए गए स्टेडियम में तो उसके ऊपर जो टैक्सेस आपके हैं। ऑक्ट्रॉय, चुंगी हम लोग जिसे बोलते हैं, चुंगी कर आपका, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग जाते हैं तो आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है, चुंगी हम लोग जिससे बोलते हैं। तो बेसिक आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें बेनिफिट आपका बेनिफिट जो बेनिफिशियल पार्टी होगी वो कोई दूसरी होगी, और लेकिन जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो किसको, आपका हमेशा जो थर्ड पार्टी कंज्यूमर्स आपका, ठीक है। कुछ मेजर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरीके से हैं आपका। सीमा शुल्क कर, कस्टम ड्यूटीज, उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, सेवा कर, वेट, मूल्य संवर्धन कर, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, बिक्री कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, आपका मनोरंजन कर, ऑक्ट्रॉय आपका
चुंगी कर आपका। तो ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके थे। अब अभी जैसे जुलाई 1 2017 से हम लोगों ने क्या करा, वन टैक्स वन नेशन आपका, इन सारे टैक्सेस को हम लोगों ने कंपाइल करा और वन टैक्स वन नेशन के नाम से हम लोगों ने लॉन्च किया आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बेसिकली जो जीएसटी है वो हमेशा काउंट होता है किसके ऊपर, आपका जितने भी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो जीएसटी के अगर हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं तो फुल फॉर्म आपका जैसे हम लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका, ठीक है। तो जीएसटी जनरली आपका जैसे हम लोगों ने बात करी कि ये हमेशा काउंट होता है किसके ऊपर, आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके हैं, जो मोस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हम लोगों ने कंपाइल किया और उनको हम लोगों ने एक टैक्स बनाया जिसको नाम दिया वन टैक्स वन नेशन, ठीक है, एक कर एक देश एक कर के नाम से। अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जो जीएसटी आपका इम्प्लीमेंट हुआ था कब से, प्रोजेक्टेड था आपका अप्रैल से, लेकिन लागू कब से हुआ था, जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी को लागू किया गया और जो कि कौन सा आपका द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 101, भारतीय संविधान का 101वां संशोधन था। जनरली जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये आपका 122 नंबर का, ठीक है, 122वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाला था। लेकिन इसके बाद आपका जब इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जब बिल पास हुआ, अडॉप्ट किया गया, तो ये कौन सा आपका 101 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल डेट जो जीएसटी बिल है इसको जनरली अगर आप देखेंगे तो आपका 2007 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, लेकिन उस समय इसको पास नहीं किया गया। फिर 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने दोबारा से आपका इस बिल को पेश किया। तो 2014 वाला बिल जो पेश हुआ था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए और फाइनली उसी बिल को आपका पास किया गया। तो जो आपका बिल डेट 2014, ठीक है, जो बिल ईयर आपका था 2014, और जो पास्ट बिल पास डेट आपके हैं वो आपका राज्यसभा के अंदर पास हुआ आपका 3 अगस्त को और लोकसभा के अंदर हुआ आपका 8 अगस्त को। जनरली ये एक रिवर्स केस है आपका, ठीक है। जनरली कभी भी कोई भी बिल आता है तो सबसे पहले वो लोकसभा के अंदर आता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर उस गवर्नमेंट की मेजोरिटी आपकी होती है। जैसे ट्रिपल तलाक बिल आपका है या जैसे बहुत सारे बिल आपके आए वो लोकसभा के अंदर पास हो गए, क्योंकि लोकसभा में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी मेजोरिटी आपकी होती है और जो मोस्ट पावरफुल बॉडी है वो भी आपका लोकसभा है। लेकिन जब हम लोग कोई बिल पेश करते हैं तो वहाँ पे आपका राज्यसभा कहीं ना कहीं आपका जो, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है अपोजिशन पार्टी से इनका एग्री होना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बिल्स आपके लैकिंग में आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा उस समय, सबसे पहले इसको राज्यसभा में पास किया एक फ्लो के अंदर, देन फाइनली इसको आपका लोकसभा के अंदर पास किया गया। अदर कुछ की पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, तो कुछ मेजर की पॉइंट्स आपके जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका जीएसटी टैक्स रेट पहला आपका जीएसटी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी आती है उनको हम लोगों ने 5 कैटेगरीज के अंदर आपका डिवाइड किया है, ठीक है। जो 5 टैक्स रेट आपके हैं वो है आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जिनके ऊपर जीएसटी लगता है तो उनको इन 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कुछ आपका 0% के अंदर जो बेसिक नीड्स वाले आइटम्स हैं, ठीक है, तो उनको 0% में लाया गया है कि ये आपके नॉन टैक्सेबल, उनके ऊपर कोई भी टैक्स पे करने का जरूरत नहीं होगा। फिर उससे ऊपर जो है आपका 5%, ठीक है, फिर आपका 12%, फिर आपका 18% और फिर आपका 28%। 28% जो है आपका ये हाईएस्ट जीएसटी स्लैब है जिसके अंदर लग्जरियस आइटम आपके आते हैं। जो भी लग्जरी वाले आइटम जैसे महंगी महंगी घड़ियां, आपकी वॉच या फिर आपके कार्स, या ये जो आइटम्स हैं सारे आपके 28 के अंदर। तो अभी कुछ समय पहले आपका जीएसटी बिल के अंदर अमेंडमेंट्स लाए गए थे जिसमें 24 आइटम्स को 28% टू 18% में आपका शिफ्ट किया गया था। जैसे आपका ऑनलाइन होटल्स बुकिंग, आपका टिकट्स या आपका जो रेलवे टिकट्स, ये सारे इनको आपका 18%, जिससे वो क्या होंगे थोड़ा सा सस्ते हो जाएंगे। दूसरा टाइप्स ऑफ जीएसटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली जीएसटी आपका 3 तरीके का होता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। आपका केंद्र जीएसटी, अब राज्य जीएसटी और आपका एकीकृत जीएसटी। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है आपका बेसिक, जो सेंट्रल जीएसटी होता है जिसका कलेक्शन आपका ऐसे जो आपके सेंट्रल सब्जेक्ट के आइटम्स होते हैं उनके ऊपर, स्टेट आइटम्स के ऊपर, और इंटीग्रेटेड क्या क्या होगा जब इंटर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका गुड्स का, कि जब कोई गुड एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर आपका ट्रांसफर होती है तो वो आपका इंटीग्रेटेड के अंदर। एट प्रेजेंट जो आइटम्स हैं उनके ऊपर आपका इंटीग्रेटेड फॉर्मेट को हम लोग यूज करें, और इंटीग्रेटेड जो आइटम्स होते हैं इनके ऊपर जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका इक्वली होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का
डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका इक्वली होगा आपका, ठीक है, दोनों के बीच में बराबर विभाजन किया जाएगा। जैसे सपोज करो आप कोई लैपटॉप खरीदने के लिए गए, अब लैपटॉप के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो है आपका 18%। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपका जो जीएसटी का बिल बनेगा 9% सीजीएसटी और आपका 9% एसजीएसटी, इस तरीके से वो आपको देगा। जैसे अगर आप कोई खरीदने, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर कोई डील करते हैं, ठीक है, आपने 100 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी, सपोज आप रेस्टोरेंट के अंदर जो आपका नॉर्मल बिलिंग है आपका रेस्टोरेंट के अंदर, वो आपको लगाएगा 5% का जीएसटी। अब तो 5%, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट है तो 5% का वो बिलिंग कैसे करेगा, 2.5% आपका सीजीएसटी और आपका 2.5 आपका एसजीएसटी, इस तरीके से दोनों को आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरा, कुछ एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं आपके जीएसटी में जो जीएसटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो स्टार्टिंग से जीएसटी का पार्ट नहीं है, जैसे क्रूड ऑयल आपका हो गया, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, टोबैको आपका, तंबाकू, लीकर प्रोडक्ट, ठीक है, मदिरा से रिलेटेड। अब ये आइटम्स जिनको जीएसटी का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, अगर हम लोग इस बात की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल बेसिकली क्या है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, तो इनके प्राइसेस डेली बेसिस पे आपका फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो हम लोग इनको किसी एक पर्टिकुलर टैक्स रेट के साथ बाउंड नहीं कर सकते। दूसरा, जो टोबैको और आपका लीकर है, ये दोनों आइटम्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा अर्निंग्स का पार्ट होता है। अगर हम लोग टैक्सेस की अर्निंग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जो आपका अर्निंग होता है वो आपका लीकर और टोबैको से आपका होगा। और दूसरा, इनके ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स आपका लग रहा है वो आपका मोर देन 35%, ठीक है। अब अगर हम लोग इनको हाईएस्ट स्लैब 18% में लेके आते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा आपका कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सस्ती होने लग जाएंगी। सस्ती होंगी तो दो मेजर नुकसान होंगे, एक तो स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग कम होगी, दूसरा अगर ये चीज़ें सस्ती होंगी तो सोशल इफेक्ट आपका डालेंगे, तो लोग इनका कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कुछ आइटम जिनको आपका जीएसटी बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया 2014 से लेकर अभी तक आपका जीएसटी का पार्ट नहीं बनाया गया। इसके अलावा असम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रेक्टिफाई जीएसटी बिल। असम पहला स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को पास किया था। और जो लास्ट स्टेट था आपका, लास्ट स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लास्ट स्टेट आपका था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, JNK, जो कि लास्ट स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को पास किया था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जनरली वहाँ पे आपका आर्टिकल 370 जिसकी वजह से उसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। तो जब 1 जुलाई 2017 ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी लगा तो उसके कुछ समय के बाद 5 जुलाई 2017 को इन्होंने पास किया और 6 जुलाई 2017 से जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपका जीएसटी लग गया। और इसके अलावा फ्रांस पहला पहला कंट्री था, फ्रांस आपका, जिसने जीएसटी बिल को पास किया था कब, आपका 1954 में आपका। तो फर्स्ट कंट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका फ्रांस था 1954 जिसने जीएसटी बिल को लागू किया था। तो कुछ बेसिक आपका अगर हम लोग इन पॉइंट्स को समझते हैं। अगला जो पॉइंट आपका है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम हिंदी में बोला जाता है आपका बजट के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ बजट जो हम लोगों ने पढ़ा, एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन आपका इस तरीके से, रेवेन्यू बजट और आपका कैपिटल बजट, दो बजट आपके हैं, ठीक है। रेवेन्यू इनकम, इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस, और आपका कैपिटल इनकम, बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, भारत सरकार की जो उधारी आपकी होती है। अब आपका आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी आपका दो पार्ट में, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर हम लोग एक्सपेंडिचर ऑफ बजट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके से एक्सपेंडिचर आपके हैं। पहला आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय आपका। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी कामकाज को जो चलाने पे जो व्यय आपका हो रहा है, जैसे इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज चल रहे हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, तो वहाँ पे जो आपका रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, या उनके जो डे टू डे बेसिस की जो एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडीज, भारत सरकार के द्वारा जो बहुत सारी सब्सिडीज आपकी दी जाती हैं, जैसे आपका लोन माफ कर दिए गए, या फिर पेट्रोल के ऊपर, कैरोसिन के ऊपर, आपका LPG के ऊपर जो सब्सिडीज आपकी दी जाती हैं, जो छूट आपकी दी जाती है, उसको भी यहीं से एडजस्ट किया जाता है। और आपका एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस पब्लिक सर्विसेज, जैसे प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज फ्री है, तो इनके ऊपर भी जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे मैट होंगे कहाँ से, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली क्या है कि जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आएगा। दूसरा आपका जो एक्सपेंडिचर है वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका जनरली, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग परमानेंट एसेट्स, एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग परमानेंट एसेट्स। परमानेंट एसेट्स जैसे कोई आपका बिल्डिंग
रोड्स, कैनाल्स, पावर प्लांट्स, इनको अगर हम लोग बना रहे हैं, इनके ऊपर जो खर्चा होता है, ठीक है। जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी आपका व्यय, इसको हम लोग बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमेशा एक आपका फ्यूचर फोरकास्ट होता है कि हम लोग ये ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जिससे हम लोग फ्यूचर में क्या कर सके, आपका अर्निंग कर सके, ठीक है। जैसे हम लोग ने रोड बनाया तो उससे टोल टैक्स मिलेगा, पावर प्लांट बनाया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उससे, या अदर उसमें कैनाल्स आपका, या जो आपका ब्रिज, या फिर आपका जो भी अदर एरियाज आपके, तो जिनसे आपका फ्यूचर में क्या हो, आपका अर्निंग्स हो, उनको हम लोग काउंट करते हैं आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स आपके बजट के, ठीक है। अगर हम लोग बजट के कंपोनेंट्स को समझते हैं तो जो पूरा बजट आपका काम करता है इस तरीके से, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में आपका रेवेन्यू इनकम, जिसमें आपका इनकम, आपका रेवेन्यू इनकम के अंदर हम लोग लेके चलेंगे आपका टैक्सेस और नॉन टैक्सेस, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पूरा जो भारत सरकार पैसा बोरो करती है, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग परमानेंट एसेट्स। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के इसको अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका अब इस क्लास के अंदर, डेफिसिट्स, टाइप ऑफ डेफिसिट्स, या आपका जो जितने भी बजट के अंदर डेफिसिट्स आपके होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टाइप ऑफ डेफिसिट। जैसे कई बार आपने एग्जामिनेशंस में इस क्वेश्चन को आपका फेस किया होगा, ठीक है। डेफिसिट से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आपको रहेंगे, जैसे 4 तरह के मेजर डेफिसिट आपके होते हैं। एक आपका बजटरी डेफिसिट, बजटीय घाटा। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तीसरा आपका फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और आपका चौथा रहता है आपका फोर्थ वन जो है प्राइमरी डेफिसिट, मुख्य घाटा आपका। तो ये डेफिसिट क्या क्या होते हैं, फॉर्मुलेज क्या होते हैं, तो इनको समझते हैं आपका बेसिक। अगर हम लोग बात करते हैं डेफिसिट्स की, टाइप ऑफ डेफिसिट्स की, ठीक है, तो 4 टाइप का डेफिसिट हम लोगों ने जैसे आपका बात करा, ठीक है। पहला जो आपका जो डेफिसिट था वो था आपका बजटरी डेफिसिट, ठीक है, बजटीय घाटा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आपका। दूसरा जो डेफिसिट टाइप है वो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको हम लोग राजस्व घाटे के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और फोर्थ वन आपका प्राइमरी डेफिसिट, या जिसको हम लोग जानते हैं आपका मुख्य घाटा। अब अगर हम लोग इन चारों डेफिसिट्स के ऊपर जाते हैं वन बाय वन, तो पहला जो डेफिसिट है आपका बजटरी डेफिसिट, बजटीय घाटा इसको बोला गया। उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ठीक है। अगर आप अपने व्यय में से आय को माइनस कर दो तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका बजटरी डेफिसिट। जैसे सपोज करो आपका एक्सपेंडिचर था आपका 120 रुपीज़, आपने अपने बजट प्लान करा और आपका जो एक्सपेंडिचर था वो था आपका 120, और जो आपकी इनकम हुई थी वो था आपका 100 रुपीज़। तो आपका जो बजटरी डेफिसिट निकल के आएगा वो कितना, आपका 20 रुपीज़। आपको आपके घर वालों ने पॉकेट मनी दिया 120 रुपीज़, ठीक है। आपने खर्च करने का, सॉरी 100 रुपीज़ दिया आपको पॉकेट मनी, आपने खर्च करने का प्लान किया 120 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपका जो बजटरी डेफिसिट होगा वो क्या होगा आपका 20 रुपीज़। अब जैसे हम लोगों का बजट भी आता है तो हमेशा डेफिसिट बजट हम लोग फाइनेंस करते हैं। तो अगर आप बजट देखेंगे इस बार, तो इनकम हमेशा कम होगी और एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग एक्सपेंडिचर में से इनकम को माइनस कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगा, आपका बजटरी डेफिसिट। दूसरा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है आपका, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा जिसको बोला गया आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इनकम। अब मैंने आपको रेवेन्यू इनकम समझाया था अभी। रेवेन्यू इनकम क्या था आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनकम होती है दो तरीके से, एक आपका टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, एक आपका टैक्स रेवेन्यू और दूसरा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू जो आपकी अर्निंग हुई है, ठीक है, टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू जो आपकी अर्निंग हुई है वो अगर हम लोग उसमें से माइनस करें कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर आपको समझाए थे, डे टू डे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज, आपका इसके अलावा जो आपके जो गवर्नमेंट सर्विसेज आपको मिल रहे हैं उनके ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं, तो अगर हम लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सपेंडिचर्स या इन सबको ऐड करें उसमें से माइनस कर दें आपका जो आपकी अर्निंग हुई है कहाँ से, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के थ्रू, तो जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर आपका ये नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू क्या हो गया आपका डेफिसिट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपका पॉइंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं तो जितना भी अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा क्या होगा, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस
रेवेन्यू इनकम आपका। अगला जो पॉइंट है आपका फिस्कल डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आपका करा जाता है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला आपका है वो क्या है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल कितने व्यय आपके हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर आपका, प्लान और नॉन प्लान या फिर आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू और कैपिटल को मिला दे, माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, बोरोविंग्स को हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग कितना कर रहे हैं, माइनस टोटल रिसिप्ट, इनकम कितना हो रहा है, टोटल आपका रिसिप्ट कहाँ से होंगे, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के थ्रू आपका, और जो कैपिटल रिसिप्ट है या जो बोरोइंग्स है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा आपका, फिस्कल डेफिसिट आपका। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय माइनस टोटल रिसिप्ट, कुल इनकम आपका, और जिसमें इनकम में से हम लोग अलग कर देंगे किसको, आपका बोरोइंग्स को, ठीक है। जो बोरोइंग्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जिसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं उसको आपका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी उसको आपका, अब जैसे आप देखेंगे जैसे आपका फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, ठीक है, इसके लिए जो आपका फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया कितना आपका, 3.3% ऑफ जीडीपी, ठीक है। जीडीपी के ऊपर हम लोग इसे काउंट करते हैं, जैसे लास्ट ईयर आपका 17-18 के लिए रहा था आपका 3.5%। तो जैसे इस बार का बजट आएगा तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज 2.3 2.5, ऐसा कुछ भी टारगेट लेके हम लोग चलेंगे। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो करंट आपका चला उसके लिए आपका 3.3% ऑफ जीडीपी आपका रहेगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अगला आपका प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये काउंट होता है किसके ऊपर, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है आपका, जैसे इससे पहले हम लोगों ने जो बोरोविंग करी है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोविंग्स हम लोग इससे बोल सकते हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने दूसरे कंट्री से पैसा बोरो किया था, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने डेफिसिट बजट फाइनेंस किया था। तो जो टोटल अभी तक का हमारे ऊपर जो टोटल बोरोइंग है उसके ऊपर हम लोग एनुअल कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट आपका। तो मुख्य घाटा आपका क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट जो आपका वैल्यू निकाला था ऊपर वाले में, अगर फिस्कल डेफिसिट में से आप माइनस कर दो किसको, इंटरेस्ट पेमेंट को, आपका इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग, तो आपका निकल के आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट या मुख्य घाटा। तो बेसिक ये चार डेफिसिट्स आपके बजट के लिए, ठीक है। आपको जो बजटरी डेफिसिट से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके हैं इनको ध्यान रखना है, इन सारे डेफिसिट्स को। मोस्ट ऑफ टाइम, मोर देन 90% टाइम जो क्वेश्चन आपका होगा वो क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस आपका होगा, ठीक है। जैसे बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू, या फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, या फिर फिस्कल डेफिसिट वाला पॉइंट जो मैंने आपको मार्क कराया, ठीक है, इससे इसका टारगेट आपका लास्ट ईयर कितना रहा था, इस साल कितना है या अगले साल के लिए कितना रखा गया है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चार मेजर आपका डेफिसिट्स, बजटरी डेफिसिट, बजटीय घाटा एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, व्यय माइनस आय, रेवेन्यू डेफिसिट, आपका राजस्व घाटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बोरोइंग्स को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। और प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आप जो राजकोषीय घाटा है उसमें से माइनस कर दें किसको, आपका इंटरेस्ट पेमेंट को, तो आपका निकल के आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट या मुख्य डेफिसिट। सो गाइज आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बजट से रिलेटेड जो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको जो बजट अनाउंसमेंट के टाइम आपको मिलेंगे वो हम लोगों ने आपका डिस्कस करे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो चाहते हैं, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता इजीली, ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक को भी हम पे आपका रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्ड सेशन में आपके लिए ला सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी आप जो भी अगर आपका ऐसा कोई भी डाउट होता है या फिर अगर आपको ऐसा कुछ भी हेल्प चाहिए होता है तो आप अपने डाउट को यहाँ पे पेश कर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। दूसरा गाइज, अगर आपको ये जो वीडियोस हैं ये वैल्यूएबल लग रही हैं, ठीक है, आपको लगता है कि एग्जामिनेशंस में ये अपने कैंडिडेट्स को हिट कर सकती हैं या हेल्प कर सकती हैं, तो आप प्लीज़ इस इन वीडियोस को आपका अपने फ्रेंड्स या
जो भी कलीग्स आपके हैं उनके साथ शेयर करिए, जिससे कि आपका और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और साथ ही साथ एक सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन आप दबा दें, जिससे कि अगर हम लोग कोई भी वीडियो आपका पोस्ट करें तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, आने वाले वीडियोस के लिए। सो दिस इज इट। जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा, आई होप, जैसे कि अभी अब 2-3 दिन रह गए हैं आपका यूनियन बजट के आने में, तो जो यूनियन बजट 2019 होगा आपका, उसके ऊपर हम लोग वीडियो लेके आएंगे, जिसमें यूनियन बजट, इस बार के बजट की जो इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स आपकी हैं उनको हम लोग आपका डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किसके फेवर में था, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीज़ें आपकी हुई, या फिर जो बजट स्टेटमेंट में कौन कौन सी नई स्कीम्स आपके लाए गए, उनके लिए एलोकेशंस क्या क्या हैं, या जो पुरानी स्कीम्स हैं उनको कितना पैसा दिया गया है, ऑल सब उनको हम लोग आपका डिस्कस करेंगे। So this is it for today's session. Thank you for watching this channel. Thank you.